हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएम शिक्षा संस्थान। दोस्तों, पिछले कुछ लेक्चर्स में अपन रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अपन ने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली थी और रासायनिक समीकरण भी पढ़ ली थी। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। और सबसे पहले वाली वीडियो में जो शुरुआत की वीडियो थी उसमें अपन ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कुछ डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, अब अपन इस लेक्चर में जो है रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप्स की होती है उन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगा दीजिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या लिखेंगे अपन? रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो उनके बारे में तो अपन ने डिस्कस कर लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये तो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे अपन? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, अब रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले तो अपन को ये मालूम होना चाहिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में एक तो होता है क्या? अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है? अभिकारक। इस अभिकारक की प्रकृति के आधार पर भी अभिक्रियाएं बहुत से प्रकार की होती है। इसके अलावा एक रासायनिक अभिक्रिया में अपन ने पढ़ा था कि बंध जो होते हैं वो टूटते व बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो बंध है वो टूटते हैं और नए बंधों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस आधार पर भी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। इसके अलावा जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग यानी कि अभिक्रिया किस गति से संपन्न हो रही है, एक अभिक्रिया को होने में कितना समय लग रहा है, तो इस आधार पर भी जो है अभिक्रिया अलग अलग टाइप्स की होती है। ठीक है, तो इस आधार पर अपन क्या करते हैं? अभिक्रियाओं को बांट देते हैं। तो फिलहाल अपन जो अपन ने हेडिंग लगा रखी है उसमें अपन कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि अभिकारकों के संयोग करने, अभिकारकों के संयोग करने, इसके अलावा जो उसमें बॉन्ड्स होते हैं, बंधों के टूटने व बनने, इसके अलावा अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग तथा प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की होती है। ठीक है भाई, तो अभिकारक कौन से हैं, कितने अभिकारक जो है अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन से बंध जो है वो टूट रहे हैं और कौन से नए बंधों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति, नेचर कैसा है,
तो इस आधार पर जो होती है अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की होती है। उसमें अपन सबसे पहली जो अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारे पास में जो अभिक्रिया आ जाती है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या इसी को बोला जाता है संयुग्मन। संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या बोलते हैं दोस्तों? एडिशन रिएक्शन। नाम से ही दोस्तों हमें पता चल रहा है संयोजन या एडिशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन या एडिशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर संयोजन, संयोजन, संयोजन या अपन इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है एडिशन का मतलब? जुड़ना। यानी कि ये जो संयोजन अभिक्रिया होगी ना, इसमें क्या होगा? कोई दो या दो से अधिक जुड़ेंगे। कौन जुड़ेंगे? क्रियाकारक। कौन जुड़ेंगे भाई? क्रियाकारक जो है वो जुड़ेंगे। कौन जुड़ेंगे? क्रियाकारक जुड़ करके केवल एक प्रोडक्ट बनाएंगे। क्रियाकारक जो है वो जुड़ करके क्या बनाएंगे? केवल एक उत्पाद बनाएंगे। केवल एक उत्पाद बनाएंगे। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़कर या आपस में संयोग करके क्या बना देते हैं? केवल एक प्रोडक्ट बनाते हैं। केवल और केवल क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका अपन लिख लेते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक कौन? अभिकारक। दो या दो से अधिक अभिकारक या फिर उनको क्या बोलते हैं अपन? क्रियाकारक। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके या जुड़ करके एक ही उत्पाद या प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे ना, तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? एक नया बंध का निर्माण हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं में
अभिकारकों के मध्य नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, नए बंधों का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, नए बंधों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास में क्रियाकारक है ए और जो दूसरा क्रियाकारक है वो है बी। एक क्रियाकारक की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की है और बी क्रियाकारक की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की है। तो जब ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे ना, तो क्या बनेगा, केवल एक उत्पाद बनेगा ए बी, यानी कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसी को अपन क्या कहते हैं, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ जाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इसी को अपन योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि इन्हें योगशील या योगात्मक अभिक्रिया, योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। किसे, जो संयोजन अभिक्रिया होती है उन्हें योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे उदाहरण अपन को ज्यादा याद करने हैं, क्योंकि अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भैया योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण दे करके समझाइए, तो ये तो अपन ने इसकी परिभाषा लिख दी। अब उदाहरण देखेंगे। जैसे एक नंबर 1 पर आ जाता है कि अपन जब कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO। इस कैल्शियम ऑक्साइड को अपन कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसको अपन क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। जब इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, अपन जल से अभिक्रिया करते हैं। या ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या करता है, जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर देता है और क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH होल का 2, CaOH होल का 2। और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा बाहर निकल जाती है। क्या निकलती है, ऊष्मा बाहर निकल जाती है। अब ये तो क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। अब जब इसमें पानी डालेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना, जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। केवल और केवल एक ही उत्पाद का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो दिस इज एडिशन रिएक्शन, यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक प्रोडक्ट निर्माण करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, संयोजन या योगशील या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो अपन इसी चीज को अपन यहाँ पर लिखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को, इसका नाम यह है फॉर्मूला CaO। और इस कैल्शियम ऑक्साइड को ही अपन क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना।
क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, जल के साथ तीव्रता से जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, किसका निर्माण करता है, बुझे हुए चूने, जिसको अपन क्या कहते हैं, बुझे हुए चूने को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसका जो फॉर्मूला होता है वो है CaOH होल का 2, CaOH होल का 2। ठीक है, इसका क्या करता है, का निर्माण करता है, निर्माण करके अधिक मात्रा में क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये वही है दोस्तों, अपन ने पढ़ा था पहले, चूना क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें अपन पानी मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा ऊष्मा बाहर निकल जाती है, उस पात्र का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेके आते हैं ना अपन चूना, पुताई करने वाला चूना, ये वही है चूना। तो इसकी रिएक्शन अपन लिखते हैं, ये है हमारे पास में वो चूना, क्या है चूना, ये है CaO, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि अपन कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें अपन क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं ना, ठीक है, आप चूना लेके आगे पुताई करने के लिए और आपने उस चूने में क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो जैसे ही आप उसमें पानी मिलाओगे ना तो क्या हो जाएगा, वो पात्र गर्म हो जाएगा और गर्म होकर के उसमें क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको अपन बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं उसको, बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, ये तो सॉलिड होता है, ठीक है, ये बिल्कुल जैसा पत्थर होता है ना उस तरीके का आता है, थैले आते हैं ना 10-10 किलो के, वही है ये कैल्शियम ऑक्साइड। फिर इसको लेकर के आते हैं और इसमें अपन क्या मिलाते हैं, पानी। तो उस पानी मिलाते ही क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बन जाता है। और क्या निकल जाती है दोस्तों, यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को अपन किस काम में लेते हैं, पुताई करने के काम में लेते हैं, दीवारों पर सफेदी करने के ये काम में लिया जाता है। ठीक है, तो किस काम में लिया जाता है, इसको दीवारों पर सफेदी करने के काम में लिया जाता है। तो इसकी अपन 1-2 लाइन लिख लेते हैं कि भाई ये किस काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे साथ आप नोट डाल करके लिख लीजिए। नोट डाल करके क्या लिखेंगे अपन कि बुझे हुए चूने का या चूने के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं,
गांव के जो लोग होते हैं वो तो अभी भी चूने का ही यूज करते हैं। उनकी जो कच्ची दीवारें होती है उनको पोतने के लिए अभी भी इस बुझे हुए चूने का ही यूज करते हैं। अब होता क्या है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना दोस्तों, ये क्या करता है, जैसे अपन ने मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये मान लीजिए आपके पास में ये क्या है, एक दीवार है, ठीक है। अब इस दीवार पर आपने क्या पोत दिया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर दिया, ये पोत दिया। इस पर क्या पोत दिया आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब वातावरण में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये क्या करता है, वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके साथ में धीरे धीरे क्या कर देता है, रिएक्शन करने लग जाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अपन ने इसके ऊपर पोता, वो वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके साथ में धीरे धीरे से क्या कर देता है, रिएक्शन करता है और किसका निर्माण कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। इसीलिए तो थोड़ी देर के बाद में ये क्या हो जाता है, सूख जाता है। और जब अपन दूसरे साल जब पुताई कर देते हैं तो ये इसकी पपड़ी सीख जम जाती है, और वो पपड़ी जो होती है वो पपड़ी किसकी होती है, वो इसी की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इसको अपन लिख लेते हैं, ठीक है, इसको अपन लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिखेंगे अपन कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर किसका निर्माण कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, पतली परत बना देता है, ठीक है। देखिए, सफेदी करने के 2 से 3 दिन बाद 2 से 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का का निर्माण होता है, जब वो पूरी तरीके से सूख जाता है ना, तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और इससे दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है, क्या आ जाती है भाई, इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। अब इसकी रिएक्शन वैसे तो मैंने पहले लिख दी, लेकिन फिर अपन व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं। यह है हमारे पास में CaOH होल का 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि किसमें घुला हुआ होता है, जल में, ठीक है। एक्वस का मतलब जल में, और
ये हमारे पास में CO2 क्या होती है, गैस, और बन क्या जाता है जब रिएक्शन होती है तो बन जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये किस रूप में होता है, ये ठोस रूप में बन जाता है, और यहाँ पे जल भी रिमूव होता है थोड़ा सा, और क्या निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है, सॉरी, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन होगी। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है इसका नाम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उष्मा तो दूसरी वाली रिएक्शन में निकली थी, इसमें तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब देखिए पहला नोट तो अपन ने ये वाला लिख लिया है ना। अब दूसरा नोट क्या लिखेंगे अपन, दूसरा नोट लिखेंगे कि जो संगमरमर होता है ना, संगमरमर, सुनो ना, संगमरमर की ये मीनारें, तो वो जो संगमरमर होता है ना, उसका सूत्र भी यही होता है CaCO3। संगमरमर का सूत्र भी क्या होता है, CaCO3। यहाँ पर अपन दूसरा नोट लिखेंगे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही होता है, ठीक है भाई। तो संगमरमर का सूत्र भी क्या होता है, CaCO3, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को ही तो अपन संगमरमर कहते हैं, संगमरमर जिससे ताजमहल का निर्माण हुआ है, ठीक है, वही है ये संगमरमर, CaCO3। क्लियर है। अब अपन दूसरी जो अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपन, रासायनिक अभिक्रिया में जो संयोजन अभिक्रिया है वो पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने सबसे पहला पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो इसकी दूसरी रिएक्शन है वो अपन पढ़ेंगे, दूसरी कौन सी संयोजन अभिक्रिया, दूसरे नंबर की संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। पहले नंबर का एग्जाम्पल मैंने बता दिया था दोस्तों, ठीक है, ये दूसरे नंबर की है। ये वाला जो था ये तो है नोट नंबर 2, ये तो क्या है हमारा नोट नंबर 2, और ये जो 2 नंबर है ये किसके लिए है, अपन दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी, संयोजन अभिक्रिया में भी जो दूसरा एग्जाम्पल है वो देख रहे हैं अपन इसमें। तो दूसरा एग्जाम्पल है कोयले का दहन। किसका दहन, कोयले का दहन, कोयले को जलाना। कोयला का मतलब कार्बन ठोस रूप में पाया जाता है, और जलाने के लिए कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक, क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी और उष्मा बाहर निकल जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम फीते का दहन या मैग्नीशियम रिबन का दहन। मैग्नीशियम के फीते का दहन या मैग्नीशियम फीते का दहन। ये रहा हमारे पास में मैग्नीशियम, ठोस अवस्था में है। मैग्नीशियम किस रूप में हुआ, ठोस या सॉलिड अवस्था में। और दहन यानी कि जला रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ेगी अपन को। भाई जलाने के लिए कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन गैस की। तो क्या बन जाएगा 2MgO, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा अपन को। अब देखिए अगर इसको बैलेंस करना है ना अपन को, तो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 2 है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम कितना 1 है, तो यहाँ पर अपन 2 से गुणा कर देंगे, तो यह अभिक्रिया संतुलित या फिर बैलेंस हो जाएगी। ऊपर की जो यह अभिक्रिया इसको भी आप, ये तो संतुलित है इसे। अब तीसरा चौथा एग्जाम्पल अपन देखेंगे जल का निर्माण। ये भी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सब में एक ही उत्पाद बन रहा है, ये 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, जल का निर्माण। ये देखिए आप H2 गैस प्लस O2 गैस क्या बन जाएगा,
H2O, ये किस रूप में होगा? लिक्विड फॉर्म में। अब देखिए ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको अपन 2 से गुणा कर देंगे। इसको जैसे ही अपन ने 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन तो हो गए 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2, तो इसको भी अपन को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर के यह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। ठीक है, अब 5वां एग्जाम्पल अपन देखते हैं, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। अब देखिए एथीन जो होता है ना, वो कार्बन का ही एक रूप होता है। कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसी तरीके से कार्बन से ही मिलकर बना होता है एथीन। ये इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, या CH2H4। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने बंद नहीं दिखाना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4। यह भी एथीन का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसमें बॉन्ड भी शो कर रखे हैं। तो एथीन का अब एथीन क्या होती है? एक गैस होती है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि इसमें अपन क्या मिलाएंगे? हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे। जैसे ही अपन हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट मिला देंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ अपन को परिस्थितियों की जरूरत पड़ती है, और वो अपन ने पढ़ा था कि जो रासायनिक समीकरण होती है या रासायनिक समीकरण जो होती है उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है? लिमिटेशन होती है, कुछ सीमाएं होती है। तो उस कमियों को या उन सीमाओं को अपन कैसे दूर कर सकते हैं, वो अपन ने बताया था कि जब किसी अभिक्रिया में अगर हमें कोई उत्प्रेरक का यूज करना हो तो उत्प्रेरक को अपन इस तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर निकल उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, निकिल, और 473 केल्विन टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा 100 एटीएम दाब की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ये कंडीशन होगी तब जाकर के ये अभिक्रिया होगी। मतलब तापमान तो होना चाहिए 473 केल्विन, और जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? 100 एटीएम प्रेशर होना चाहिए। और आपको इसको चलाने के लिए किसी कैटालिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी, वो होता है निकल। अब उत्प्रेरक क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले वाले लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, तो आप उसको देखिए। अब जब भी इस एथीन का हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक एल्केन बन जाएगा, और वो बन जाएगा CH3। यानी कि डबल बॉन्ड टूट जाते हैं और एकल बंध का निर्माण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो CH3 इसको बोलते हैं अपन एल्केन। और ये कौन सा एल्केन है? ये है एथेन। एल्केन क्या होता है? एल्कीन क्या होती है, इसके बारे में आपके अलग से कार्बन और उसके परिवार का एक चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, कार्बन और कार्बनिक अभिक्रियाएं वाला, उसमें अपन पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये हमारे पास में जो है योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी कि जब भी ये अभिक्रियाएं हो रही है, ये संयोजन अभिक्रियाएं जो हो रही है, इसमें 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्या उत्पन्न हो रही है? ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जब 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और ऊष्मा बाहर निकालते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े ना सब में, तो उसमें क्या हो रहा है? ये 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, और जैसे अपन ने सबसे पहले अभिक्रिया पढ़ी थी, ये CaO प्लस H2O क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस
क्या उत्पन्न हुई थी? ऊष्मा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसको अपन बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक और अपन ऐसे दिया तो है नहीं, तुम्हारा इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन अपन नोट डालकर यहाँ पर लिख सकते हैं किसके बारे में? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर अपन NOT नोट डालकर लिखेंगे कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके बारे में अपन लिख लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभी मैंने इसकी परिभाषा आप लोगों को बताई दी। यहाँ पर लिखेंगे अपन कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कहलाती है। अब ऊष्मा कब बाहर निकलेगी? जब तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो एक और लाइन यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि तापमान बढ़ने से या तापमान बढ़ने के कारण ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। किसके कारण होता है ऊष्मा का उत्सर्जन? जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, अब इसके अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? उदाहरणों के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, जैसे करके लिखेंगे अपन। जैसे नंबर 1 पर आ जाता है प्राकृतिक गैस का दहन। नंबर 1 पर हमारे पास में आ जाता है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का मतलब नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस कहाँ से मिलेगी हमें? भाई नेचुरल क्रियाओं से ही मिलेगी। जो गोबर गैस होती है, मेथेन, वही हमारे पास में क्या होती है? प्राकृतिक गैस होती है। ये होती है प्राकृतिक गैस CH4। इसको बोलते हैं अपन मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। ये हमारे पास में प्राकृतिक गैस होती है जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल गैस। क्या होती है? NG का मतलब नेचुरल गैस। ठीक है, ये किस फॉर्म में होती है? गैस। अब दहन है तो दहन के लिए अपन क्या मिला देंगे? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्या बन जाएगा भाई? दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकलेगी ना। जब जलाएंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और कुछ मात्रा में क्या निकलेगा? पानी, जो कि भाप निकलेगी, उसकी भाप। ठीक है, और प्लस क्या निकल जाएगी? ऊष्मा। क्या निकल जाएगी? ऊष्मा। और ऊष्मा निकलेगी तभी तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4। क्लियर है? अभिक्रिया संतुलित है। अभिक्रिया को संतुलित करना आना चाहिए दोस्तों। 1 नंबर पक्का आएगा आपके, 1 या 2 नंबर, हो सकता है 4 नंबर भी पूछ ले आपसे, है ना। तो अभिक्रिया को संतुलित करना तो आना ही चाहिए आपको, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियोस में काफी अच्छे से करवा चुका हूं मैं। अब
ये तो इसका कौन सा उदाहरण हो गया, फर्स्ट। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है हमारे श्वसन की अभिक्रिया। श्वसन की जो अभिक्रिया होती है, जो अपन सांस ग्रहण करते हैं, वो भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे कि श्वसन की अभिक्रिया, श्वसन की अभिक्रिया भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब क्यों है, अगर आपसे पूछे कि श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों, समझाइए। तो देखिए, हम जानते हैं कि अपन को जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, भाई अपन को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की। भाई ऊर्जा ही तो है जिसकी वजह से अपन क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। अब ये ऊर्जा अपन को कहाँ से मिलती है, कि सर ये ऊर्जा तो अपन को भोजन से मिलती है। और जब इस भोजन का क्या होता है दोस्तों, पाचन होता है ना, जब इस भोजन का पाचन होता है तो ये जो भोजन होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। कौन, भोजन टूट जाता है। जैसे मान लीजिए आपने आलू खाया, चावल खाया, ब्रेड खाया, तो इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने चावल ही खा लिया है ना, अब चावल में क्या होता है कि सर चावल में तो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब जैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट जाता है हमारे शरीर में, तो इस ये छोटे से छोटा होकर के क्या बना देता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और ये जो ग्लूकोज होता है ना, फिर ये ग्लूकोज जो होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाता है और ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेता है, क्रिया, क्योंकि अपन श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। और तब जाकर के क्या कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसको अपन वापस से छोड़ देते हैं। ठीक है, और इन सब की जो जानकारी है ना, वो आपके चैप्टर में दिया हुआ है। श्वसन वगैरह, उत्सर्जन वगैरह, पाचन, पोषण, उसमें अपन पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो श्वसन में एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये क्यों है, तो अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहां पर इसका उत्तर भी अपन लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड। इसमें क्या होता है, में
कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है भाई, तो क्या प्रदान करता है अपन को? ऊर्जा प्रदान करता है। अब इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी जो है वो आपके लेसन नंबर जो 6 है उसमें अपन सारा पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले अपन इसकी अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। अभिक्रिया क्या होगी? C6H12O6। ये क्या है सर? ये क्या है? ये ग्लूकोज है, हमारे शरीर में है। तो किस फॉर्म में पाया जाएगा? घुली हुई अवस्था में। अपन ने क्या ग्रहण कर रखी है? ऑक्सीजन। ये भी घुली हुई अवस्था में है, तो क्या बन जाएगा? CO2 गैस बन जाएगी। ये भी घुली हुई अवस्था में, बाहर निकलते हैं गैसीय अवस्था में हो जाएगी और जल बन जाएगा, थोड़ा सा लिक्विड। और हमें क्या मिल जाएगी? ऊर्जा मिल जाएगी। ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया। अगर आपसे पूछे कि श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तो ऐसी कैसी चेप देना। ठीक, ये तो कौन सा उदाहरण हो गया? दूसरा उदाहरण हो गया। अब लास्ट एक और एग्जाम्पल अपन इसका लिखते हैं। किसका? संयोजन सॉरी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। आपने देखा होगा दोस्तों कि किसान जो होते हैं वो खेतों में क्या करते हैं? फल फ्रूट्स या उनकी जो खराब सब्जियां होती है ना, उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं या एक तरीके से उनका कचरा बना देते हैं। पुरानी जो साग सब्जियां होती है ना, उनको अपने खेतों में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि वो जो साग सब्जियां होती है ना, वो टूट टूट करके छोटे छोटे यानी कि खाद बना देती है। क्या बना देती है? खाद। और उस खाद को बोलते हैं अपन कंपोस्ट। और जब वो खाद बनती है ना, तब भी ऊर्जा मिलती है। और वो ऊर्जा किसको काम आती है? पेड़ पौधों को बड़े होने के लिए वो खाद रूप में काम आ जाती है। तो अपन लास्ट उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी क्या है? एक प्रकार का विघटित है। दोस्तों, आपके जो डस्टबिन होते हैं जिसमें अपने कचरा डालते हैं ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, उस गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालने की जो गाड़ी होती है उसमें भी 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन में तो अपन क्या डालते हैं? केवल सूखा कचरा डालते हैं। और जो दूसरा पोर्शन होता है ना, उसमें अपन गीला कचरा, जैसे कि हमारी खराब हुई सब्जियां, रोटी, बासी जो भी है वो सब अपन उसमें डाल देते हैं।
तो वो मिलकर के क्या बनाती है, फिर जो खराब साग सब्जियां या फल फ्रूट्स के छिलके वगैरह, इन सब से एक खाद बनती है जिसको अपन बोलते हैं कंपोस्ट खाद। और ये जो कंपोस्ट खाद होती है ये पौधों के लिए एक प्रकार से एनर्जी देने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद अपन जो है वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया के बारे में जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई मन में कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट जरूर करना। और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। और मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि ऐसे नोट्स है ना, वो आपको कोचिंगों में भी नहीं मिलेंगे। अगर आपका कोई दोस्त कोचिंग में जाता है ना, तो उसके नोट्स मिला करके देख लेना आप बोले, ठीक है, उसके नोट्स जो है वो मिला करके देख लेना आप। आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर आए हो ना, तो यूं मान लीजिए आप कम से कम साइंस में जो है आपके, अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे ना, तो 90+ का स्कोर तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि सर 90+ तो आराम से हो जाएगा आपके। ठीक है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी देना है। और वो मोटिवेशन तब मिलेगा जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। कम से कम उस व्यक्ति को जरूर शेयर करें जिसको वास्तव में इसकी जरूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।